मून नाइट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ऐसा डार्क सुपर हीरो है जिसकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले 2 एपिसोड्स भी कम पड़ गए हैं और 3rd एपिसोड हिंट दे रहा है उसकी एक और पर्सनैलिटी की तरफ। सीरीज का 3rd एपिसोड हमें लेके जाता है इजिप्ट की गलियों में, जहां इजिप्शियन गॉड्स और स्पेशली इजिप्शियन मून गॉड खोंशू की बैक स्टोरी रिवील होती है। और जहां एक तरफ आर्थर हैरो गॉड ऑफ डेड एमिट को जगाने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ मून गॉड खोंशू मून नाइट की मदद से उसे रोकने की कोशिश में है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है मून नाइट के एपिसोड 3 द फ्रेंडली टाइप का ब्रेकडाउन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सभी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स जो शायद आपने एपिसोड देखते वक्त मिस कर दिए होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड 3 शुरू होता है लाइला के साथ, जो मार्क को फॉलो करने के लिए इजिप्ट जाने का फेक पासपोर्ट बना रही होती है। पिछले एपिसोड में मार्क के पासपोर्ट पे ऑस्कर आइजैक का डेट ऑफ बर्थ था, वहीं इस एपिसोड में लाइला के पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर। लाइला को प्ले कर रही एक्ट्रेस मे कैलम्बी का बर्थडे भी 28 अक्टूबर को ही आता है। इस फेक पासपोर्ट को बनाने वाली लेडी मेंशन करती है लाइला के फादर को, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। मार्वल कॉमिक्स की मून नाइट सीरीज में आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलरॉन की बेटी का नाम था मार्लिन, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर की गर्लफ्रेंड थी। कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर एज अ मर्सनरी एक क्रिमिनल बुशमैन को पकड़ने के लिए इजिप्ट जाता है और वहीं पर उस मिशन के दौरान मार्लिन का फादर पीटर एलरॉन मारा जाता है। और एपिसोड में आगे चल के ये हिंटेड भी है कि लाइला के फादर के मरने के पीछे शायद मार्क का ही हाथ है और मून नाइट सीरीज भी फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रही है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो चोरों के घर चोरी करती है, यानी कि एंटीक्स को चोरों से चुरा के उन्हें उनके रियल ओनर के पास पहुंचाती है। इसके बारे में और डिटेल और उसका मैड्रिपुर के साथ कनेक्शन एपिसोड में आगे जाके पता चलेगा। अब इस फेक पासपोर्ट बनाने वाली लेडी के नाम के पीछे भी एक छोटा सा ईस्टर एग छुपा है। इस कैरेक्टर का नाम है लगैरो। लगैरो मार्वल कॉमिक्स में 1940s में फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले एक सुपर हीरो डायनामैन का नाम था और इस सुपर हीरो का कनेक्शन इजिप्ट के साथ भी था। लेकिन डायनामैन इतना पॉपुलर सुपर हीरो नहीं था और मोस्ट प्रॉब्ली हमें सुपर हीरो डायनामैन को फ्यूचर में एमसीयू में नहीं देखने वाले, लेकिन लगैरो शायद इसी नाम की तरफ एक हिंट हो सकती है। अब हम इजिप्ट में देखते हैं आर्थर हैरो को, जो गोल्डन स्कैरब यूज करके गॉड एमिट की टूम तक पहुंच चुका है। वहीं उसे खबर मिलती है कि मार्क भी इजिप्ट में आ चुका है। दूसरी तरफ मार्क हमें दिखता है आर्थर के कुछ आदमियों के पीछे, जहां वो उनसे टूम की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है। यहीं पर मार्क स्पेक्टर और उन आदमियों के बीच एक नाइफ फाइट होती है, जो कि इंडियाना जोन्स मूवी की वाइब देता है। अब इन 3 अटैकर्स में से एक काफी यंग लड़का होता है, जिसे मार्क सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन स्टीवन वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट होने की वजह से बॉडी का कंट्रोल खुद ले लेता है और इजिप्ट से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए कैब भी कर लेता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में जब मार्क का कंट्रोल वापस आता है, तो हमें मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम चीज दिखाई गई है जैसे स्टीवन के ब्लैकआउट होने के बाद होता था। इस कैब में रेडियो पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा है, वही सेम म्यूजिक इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में भी सुनने मिलेगा। मार्क कैब को रुकवाकर आर्थर के उन्हीं लोगों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर मिरर के थ्रू स्टीवन मार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो फिर से एक रूफ टॉप पे होता है और वो रियलाइज करता है कि उन 3 में से 2 लोगों को उसने मार दिया है। लेकिन इन लोगों को ना ही मार्क ने मारा है और ना ही स्टीवन ने, जो कि हिंट देता है मार्क स्पेक्टर की 3rd पर्सनैलिटी की तरफ। कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर की ये 3rd पर्सनैलिटी जेक लॉकली थी, जो कि एक कैब ड्राइवर था। लेकिन हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस पर्सनैलिटी को कुछ और ही दिखाया जाए, एक मोर डार्कर और डेंजरस वर्जन जो मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब खोंशू के कहने पे मार्क उस तीसरे आदमी को बिल्डिंग की एज तक ले जाता है, जहां पर गॉड एमिट का वफादार होने की वजह से वो लड़का खुद को गिराकर अपनी जान दे देता है। अब मार्क के खोंशू को उकसाने पे वो बताता है कि कई हजारों सालों पहले उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सभी गॉड्स ने उसे बैनिश कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सभी इजिप्शियन गॉड्स के अवतार्स को इकट्ठा करके उनके सामने आर्थर हैरो की सच्चाई बताना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो डे को नाइट बना देता है, जहां हमें फिर से मून नाइट का साइन दिखता है। खोंशू मार्क को एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर ले जाता है। यहाँ उसे मिलती है येट्जिल, जो कि गॉडेस हैथर की अवतार है, और फिर एक एक करके बाकी सभी इजिप्शियन गॉड्स के अवतार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गॉड्स की इस मीटिंग में मार्क हैथोर के अलावा और भी कई गॉड्स से मिलता है, जिनमें होरस, ईसिस, टेफनट और ओसिरिस है। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से हैथोर है म्यूजिक और लव की गॉडेस, होरस है गॉड ऑफ वॉर और स्काई,
इसिस है गॉडेस ऑफ हीलिंग और मैजिक, टेफनट है गॉडेस ऑफ रेनफॉल और ओसिरिस है गॉड ऑफ द डिसीज, यानी कि जो लोग मर चुके हैं। इनमें से कुछ गॉड जिनमें होरस, इसिस और ओसिरिस मार्वल कॉमिक्स के इशू 239 में 1966 में फर्स्ट टाइम दिख चुके हैं। अब यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गॉड्स के सिर्फ अवतार ही ह्यूमन फॉर्म में अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन इजिप्शियन गॉड्स ने हजारों सालों पहले ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। यही सेम कंसेप्ट हमें इटर्नल्स मूवी में इटर्नल्स के थ्रू भी पता चला था। अब मार्क के थ्रू खोंशू गॉड्स से बात करने लगता है, जिसमें वो मेनली आर्थर हैरो के गॉड एमिट को जिंदा करने की बात करता है। इन्हीं सब बातों के बीच खोंशू ओवरवॉइड को मेंशन करता है। ओवरवॉइड एक ऐसी जगह है जो मार्वल कॉमिक्स में भी पहले मेंशन हो चुकी है। जैसे थॉर और लोकी असगार्ड से बिलोंग करते हैं, वैसे ही ये सभी इजिप्शियन गॉड्स एक ऐसी सिमिलर एरिया ओवरवॉइड से बिलोंग करते हैं। अब खोंशू की बात सुन के बाकी गॉड्स आर्थर को समन करते हैं, लेकिन आर्थर बहुत शांति से ये एक्सप्लेन कर देता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा वो खोंशू को ही गलत प्रूव कर देता है मार्क की पर्सनैलिटी और उसकी मेंटल इलनेस को लेके। मार्क से पूछने पे वो अग्री करता है कि वो ठीक नहीं है। अब मार्क की पर्सनैलिटीज के रीजन से ही बाकी के गॉड्स खोंशू पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन गॉडेस हैथर को मार्क की बातों पे ट्रस्ट होता है, जिसलिए वो उसे सेन्फू को ढूंढने के लिए भेजती है। वो उसे बताती है कि सेन्फू की कब्र में कुछ ऐसे क्लूज हैं जो उन्हें गॉड एमिट की टूम तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। सेन्फू को ढूंढते वक्त लाइला मार्क से मिलती है और उसे कहती है कि सेन्फू को ढूंढने में वो उसकी मदद कर सकती है। फिर लाइला और मार्क एक बोट के थ्रू एंटन मोगर्ट को मिलने जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स में एंटन मोगर्ट एके मिडनाइट मैन एक आर्ट और ज्वेल्स का थीफ था, जो कि अपनी सारी चोरियां मिडनाइट पे करता था, और वो मून नाइट के विलन्स में से एक है। एंटन मोगर्ट के कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर गैस्पर्ड यूलेल की इसी साल जनवरी में एक स्कीइंग एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई, और एपिसोड के एंड में एक डेडिकेशन गैस्पर्ड के लिए दिया गया है। एंटन के अड्डे पे उन्हें जो आके ग्रीट करता है उसका नाम है बैक। कॉमिक्स में करीश बैक भी मून नाइट के विलन्स में से एक था। अब यहीं पर बैक लाइला से कहता है कि एंटन और लाइला को मैड्रिपुर में हुए इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत है। अब हमें स्टार्टिंग में ये भी पता चला कि लाइला ब्लैक मार्केट से एंटीक्स खरीद के बेचती है, और यहाँ पर एंटन के थ्रू उसका मैड्रिपुर से भी कनेक्शन है। मैड्रिपुर वही सिटी है जिसे हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और उस सीरीज के एंड में शैरन कार्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखी थी। तो हो सकता है कि किसी न किसी तरह से लाइला का शैरन कार्टर के साथ भी कनेक्शन हो। यहाँ पर जो गेम एंटन मोगर्ट खेल रहा है उसका नाम है एल मरमा। ये इजिप्ट में खेली जाने वाली एक एंशिएंट गेम है जो कि मॉडर्न टाइम में फेंसिंग गेम के सिमिलर है। अब एंटन उन्हें सेन्फू की कब्र तक ले जाता है, और मार्क और लाइला उस कब्र पे बने एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस कब्र पे लिखे हुए हैं हीरोग्लिफिक्स जो कि स्टुंडन वॉक नाम से जाने जाते हैं। इस तरह के टेक्स्ट कब्र पे इसलिए लिखे जाते हैं ताकि सोल्स को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए गाइड किया जा सके। लाइला रियलाइज करती है कि मार्क उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, और वो उसे स्टीवन की हेल्प लेने को कहती है। स्टीवन मार्क से कहता है कि वो तभी हेल्प करेगा जब उसे वो उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस दे देगा। इस सब के बीच ही आर्थर वहां पे पहुंच जाता है और अपनी क्रोकोडाइल वाली छड़ी यूज करके सेन्फू की कब्र को तोड़ देता है। जो मैजिकल मंत्र बोलने के लिए वो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो कॉप्टिक लैंग्वेज है। कॉप्टिक लैंग्वेज एंशिएंट इजिप्ट की एक रियल लैंग्वेज है। यहीं पर आर्थर लाइला के फादर के मर्डर की बात करता है, और इस तरफ इशारा करता है कि मार्क का उसमें किसी तरह से हाथ हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मून नाइट कॉमिक्स में जब मार्लिन एल्रॉन का फादर मरता है, मार्क स्पेक्टर भी वहीं होता है, और ये वही जगह होती है जहां उसे पावर मिलती है। तो हो सकता है कि इस सीरीज में उसे थोड़ा सा ट्विस्ट देके मार्क को ही उसके फादर की डेथ का जिम्मेदार दिखाया जाए। आर्थर के निकल जाने पे मार्क मून नाइट बन के एंटन के लोगों पे अटैक करता है। इसी बीच लाइला कोशिश करती है उस टूटी हुई कब्र के बीच से सारे क्लूज इकट्ठा करने की। मार्क को लोगों को मारते हुए देख के स्टीवन बॉडी का कंट्रोल खुद ले लेता है, और हमें फिर से दिखता है मिस्टर नाइट। अब स्टीवन खुद कुछ देर तक फाइट करता है, लेकिन जब वो इंजर्ड हो जाता है तब वो हील नहीं हो पाता। यानी कि मून नाइट की कॉस्ट्यूम की वजह से जो पावर्स मार्क को हील करती है वो स्टीवन को हील नहीं कर पाती। इसी वजह से वो बॉडी का कंट्रोल फिर से मार्क को दे देता है। वापस आते ही मार्क अपनी बॉडी को हील करता है और सभी गुंडों को मार के लाइला को भी बचाता है। जब वो लोग क्लूज लेके वहां से निकलते हैं तो घड़ी में ठीक 12 बज रहे होते हैं, यानी कि मिडनाइट। और जैसे कि मैंने पहले बताया, एंटन मोगर्ट मिडनाइट मैन के नाम से जाना जाता था, और ये घड़ी में दिख रहा टाइम उसी तरफ इशारा करता है। अब मार्क और लाइला रेगिस्तान के बीच उन क्लूज के टुकड़ों को जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें फिर से रियलाइज होता है कि स्टीवन के बिना वो ये क्लूज सॉल्व ही नहीं कर सकते।
मार्क फाइनली स्टीवन को बॉडी वापस देता है और स्टीवन इमीडिएटली क्लू सॉल्व कर लेता है और रियलाइज करता है कि वो एक स्टार मैप है। जब लाइला इस मैप में स्टार्स की पोजीशन के थ्रू लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे कोई लोकेशन मिलती ही नहीं है। अब स्टीवन लाइला को बताता है कि सेंफू ने ये स्टार मैप 2000 साल पहले बनाया था और वैसे तो स्टार्स बहुत स्लो मूव करते हैं, लेकिन 2000 सालों में जितना वो मूव कर चुके होंगे ये लोकेशन कहीं और ही होगी। यानी कि करंट स्टार्स की पोजीशन देख के वो 2000 साल पुरानी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। अब खोंशू स्टीवन की हेल्प लेता है मिस्टर नाइट के सूट में और आसमान को फिर वैसा ही चेंज करता है जैसा उस रात को था 2000 साल पहले, और अपना मैजिक यूज करके खोंशू 2000 साल पुरानी रात फिर से ले आता है, जिसमें स्टार्स की पोजीशन देख के लाइला वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेती है जहां पर गॉड एमिट की टूम्ब है। इन स्टार्स की पोजीशंस के थ्रू हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 290 नॉर्थ 250 ईस्ट, जो कि एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इजिप्ट के, और लाइला के डिवाइस पे इन कोऑर्डिनेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन है 29.9705 नॉर्थ 31.1354 ईस्ट, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा है। लेकिन ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर करने के लिए अपनी पावर्स यूज करने की वजह से खोंशू को बाकी सभी गॉड्स फिर से बैनिश कर देते हैं और उसे बदल देते हैं एक मिट्टी की मूर्ति में। इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऐसी मूर्तियों को शाब्दी कहा जाता है, जो कि जनरली फ्यूनरल्स के लिए यूज होते हैं। अब खोंशू के जाने की वजह से मार्क की मून नाइट वाली पावर्स भी चली जाती हैं। एपिसोड के एंड में आर्थर उसी पिरामिड में पहुंचता है जहां पर खोंशू की मूर्ति है, और वो खोंशू के इसी स्टैचू से बात करते वक्त उसे थैंक्स भी कहता है और उसे ये कहता है कि उसके अवतार के थ्रू उसे किल करने में बहुत मजा आया। यानी कि पिछले एपिसोड में की गई बात कि आर्थर हैरो खोंशू का अवतार था सच है, और ये बात इस तरफ भी हिंट देती है कि मार्क और स्टीवन के अलावा जो थर्ड पर्सनालिटी इस बॉडी में ट्रैप्ड है वो शायद खोंशू के लिए किल करना पसंद करता है। अब कॉमिक्स में तो ये थर्ड पर्सनालिटी जेक लॉकली था, जो एक कैब ड्राइवर के रूप में इन्फो कलेक्ट करता था मार्क स्पेक्टर के लिए, और अगर यहाँ पर ये कैरेक्टर जेक लॉकली ही दिखाया जाता है तब भी शायद उसका जॉब टैक्सी ड्राइवर का तो नहीं होने वाला। एपिसोड 4 हमें लेके जाएगा गॉड एमिट की टूम्ब पे, लेकिन खोंशू के स्टैचू में चेंज हो जाने से मार्क की मूनलाइट वाली पावर्स जा चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि लाइला, मार्क और स्टीवन कैसे अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ यूज करके हैरो को रोकने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।